Okay, now 6.8. Illustration number 6.8. Given the figure, the arm PQ of the rectangular conductor is moved from x equal to 0 to outward. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane, extend from x equal to 0 to x equal to b, and is 0 for x greater than b. Only the arm PQ resistance, okay, resistance R. Okay, PQ के लिए only resistance क्या होगा R. PQ की resistance की value R. पहले डायग्राम बना देते हैं तो पता चल जाए. डॉट करके दिया, क्रॉस डॉट. डॉट मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड. डॉट मतलब क्या होगा? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड. x इक्वल टू 0. इस रॉड को PQ करके लिखा P एंड Q. इस पोजीशन को K, ये L फॉर x इक्वल टू B एंड देन x इक्वल टू 2B को M करके बताया गया. सपोज ये रॉड यहां तक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक, उसके आगे नहीं है. इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. क्लियर? फिर से पढ़ रहे हैं. फ्रेम ऑफ refer to figure arm PQ of the rectangular conductor is moved from x equal to 0 to outward. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ तक, इसके आगे नहीं है, x इक्वल टू b से आगे नहीं है. ओके, ओनली PQ की रेजिस्टेंस आ गई. ओके, क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2b. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या लिखा? 2b. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2b, देन मूव बैक फ्रॉम x इक्वल टू 0. मतलब यहां से यहां जाके, हेलो, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, b से कहां जाएंगे? 2b, 2b से अगेन b, और b से फिर से x इक्वल टू 0. ओके, विथ कांस्टेंट स्पीड v obtain the expression for the flux induced EMF, the force necessary to pull the arm, and the power dissipated as a joule heat. अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए. कौन कौन सी चीज दी, क्या क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स, EMF, फोर्स और पावर. और क्या लिखेंगे? पावर. क्लियर? अब सिंपल चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जब कैलकुलेशन करना है, नंबर 1, पहले किसकी कैलकुलेशन होगी? फ्लक्स की. ओके, तो पहले यहां से यहां तक जाएंगे, तो फ्लक्स फाई फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ba cos थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स b होगी, लेंथ कितनी है? b, ये कितना होगा? l, so l into b cos 0 and therefore blb किसके लिए? x equal to 0 to x equal to b. Now for x equal to b to x equal to 2b, so phi is equal to ba cos theta and that is equal to 0 because magnetic field है ही नहीं.
और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आंसर क्या लिखेंगे? 0। बराबर है कि गलत? इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आगे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ये रॉड यहां तक लिया, लेकिन इतने पोर्शन के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है और उतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट होगी। मतलब टू बी जितना नहीं होगा, इतने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर होगी। अब चेक करो, दोनों के लिए आंसर इक्वल है, बी एल बी करके हम लिख सकते हैं। क्लियर? पता चल गया? ओके। बाद में उन लोगों ने लिखा कि पहले आपने यहां से यहां तक गया तो मतलब इतनी फ्लक्स है, यहाँ जाएंगे उतना ही फ्लक्स रहेगा, वापस आएंगे ओके उतना ही, बाद में क्या हो जाएगा? 0 डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगा? 0। तो फिर से चेक करो, उसने लिखा है phi is equal to BLX, phi is equal to BLB for x equal to 0 to x equal to b. From x equal to 0 to x equal to b, flux increase linearly. When x from x equal to b to 2b, the phi remain constant. जैसे जैसे यहाँ से आगे जाएंगे इसका मतलब क्या है? इंक्रीज होगा, बी वैल्यू इंक्रीज होगी और बी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा। लेकिन बी के बाद तो फील्ड है ही नहीं, तो मतलब जो पहले फ्लक्स है वो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। वापस आएंगे तो भी वही कांस्टेंट, लेकिन फिर से बी टू 0 जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज हमको याद रखना है, ये इंक्रीज होगा, लेंथ के साथ ही इंक्रीज होगा। लेकिन हमने क्या, जैसे जैसे से दर्पण में चेक कर, दर्पण में बी नहीं लिखा, यहाँ एक्स लिखा उसने। क्यों एक्स लिखा? जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा बी भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? बी इंक्रीज होता जाएगा। ओके और इसलिए इनिशियली बी एल एक्स लिखा, एक्स लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्लक्स इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट कितनी, जितनी बी पे है उतना टू बी तक रहेगा। तो फर्स्ट पोर्शन फ्लक्स वाला कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पोर्शन, सेकेंड मतलब फोर्स लिखा इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंड। सेकेंड कौन सा है? ईएमएफ। ओके अब ईएमएफ के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। ओके क्या है? phi इज इक्वल टू बी एल और x, क्योंकि x इंक्रीज होता है इसलिए। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी डी। सो माइनस बी और एल रिमेन कांस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। और ये भी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। क्यों? ये कांस्टेंट और जो रॉड बाहर जाता है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब मेन बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी वो भी बता रहा हूँ। आपने यहाँ चेक किया कि यहाँ एक्स चेंज होता था और इसलिए चेंज होता था, इसलिए फ्लक्स इंक्रीज होती थी और चेंज होने वाली फ्लक्स से आपको ईएमएफ देगी। लेकिन B2 to B तक फ्लक्स की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब फॉर x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b ईएमएफ E इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो फ्लक्स है वो रिमेन कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आंसर क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। मतलब दोनों पोर्शन कंप्लीट। सर इसके बाद फोर्स। ओके करंट पास करने वाली रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी तो हमने फोर्स की वैल्यू लिखी थी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लेकिन थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एल, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डॉट करके लिखा था आउटसाइड, और ये लेंथ मतलब साइन 90। सो F इज इक्वल टू आई एल बी, F इज इक्वल टू आई एल बी। लेकिन एक चीज और भी है, इसको E अपॉन आर एल भी लिख सकते हैं, उसने रेजिस्टेंस दिया था
हाँ, रेजिस्टेंस स्मॉल r लिख के दिया है, मतलब E अपॉन R करके लिखेंगे। अब EMF की वैल्यू आपके पास है माइनस बी एल वी, सो माइनस बी एल बी अपॉन R, सो नाउ फोर्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन R। ये कैलकुलेशन किसके लिए होगी, किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? जीरो, ये किसके लिए होगा? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, क्योंकि जब x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b है तब तो EMF ही 0 है, और EMF की वैल्यू 0 होगी, मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब पहले यहाँ कांस्टेंट आपको फोर्स लगेगी, बाद में फोर्स की वैल्यू 0, फिर से वापस आएंगे फोर्स की वैल्यू 0, और बाद में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? अपोजिट मतलब सपोज इनिशियली नेगेटिव है तो फाइनली जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी ग्राफ भी बनानी है। उसने लिखा है स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विथ डिस्टेंस। इसकी स्केच बनाओ, मतलब डायग्राम बना के दो, ग्राफ बना के दो। ओके, नाउ और एक ऑप्शन बाकी, चलो इधर लिख रहे हैं फोर्थ, जूल हीट। जूल हीट है ना? हाँ, जूल हीट ही है। जूल हीट, अब ये जूल हीट जो है पावर के तौर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर P इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर, पावर P इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर, ठीक है। E इज इक्वल टू BLV, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ओके, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ कि जब इनिशियली x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b जाएगा तब जाके EMF मिलेगा, बाकी सबके लिए फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब वेरिएशन 0। इसका मतलब इनिशियली यहाँ से आ जाएंगे तो क्या होगा, जूल हीट प्रोड्यूस होगी, बाद में 0, उसके बाद अगेन फिर से 0, और बाद में इस पोर्शन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम होगा। ओके, उसमें सभी कैलकुलेशन लिखने के बाद आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, पावर की वैल्यू कांस्टेंट, लेकिन x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b, ये क्या हो जाएगा? 0। ये सभी वैल्यूएशन के लिए उन लोगों ने ग्राफ बनाई, ये सभी वैल्यूएशन के लिए उन लोगों ने आपको ग्राफ प्लॉट करके दी है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पूरी ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। और ये वाली ग्राफ विथ डिस्टेंस है, ये जो ग्राफ दिया वो कौन सा है? विथ डिस्टेंस दिया है। अब सपोज मान लो ये इनिशियली के, बाद में डायग्राम में हमने क्या लिखा था? L M, अगेन L और K। इसका मतलब पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b, x इक्वल टू 2b, रिटर्न आने में x इक्वल टू b, और रिटर्न आएगा तो x इक्वल टू 0। इस तरह की पोजीशन की ग्राफ बनेगी। ओके, फर्स्ट ग्राफ जो हम कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट ग्राफ वो होगा फ्लक्स का। ओके, फर्स्ट ग्राफ फ्लक्स के लिए तो हमने पहले चेक किया था फ्लक्स इंक्रीज होता है, बाद में कांस्टेंट हो जाता है, और इसके बाद भी कांस्टेंट होगा, और बाद में डिक्रीज हो गया 0। क्यों? इधर देखो, यहाँ में डायग्राम बना हुआ वो PQR वाला, K L और M, x इक्वल टू b, और ये 2b। यहाँ हमने डॉट करके वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इनिशियली जैसे रॉड मूव होगा फ्लक्स इंक्रीज होगी, बाद में फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट, वापस आएगा तो अगेन कांस्टेंट, बाद में डिक्रीज हो गया 0।
तो पहले इंक्रीज हुआ, बाद में कांस्टेंट कांस्टेंट और अगेन क्या हो जाएगा 0। ओके, उसके लिए हमने क्या लिखा था BLB, मैक्सिमम वैल्यू सपोज कैलकुलेट करेंगे तो कितनी होगी BLB जितनी होगी। तो ये जो वेरिएशन है फ्लक्स का है। सेकेंड वेरिएशन आएगा, सेकेंड जो वेरिएशन है ये डिस्टेंस के साथ है, डिस्टेंस। ओके, सेकेंड वेरिएशन कौन सा होगा EMF का, सेकेंड वेरिएशन EMF का। तो EMF इनिशियली माइनस मिला था, माइनस BLB। ओके, बाद में मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे फ्लक्स इंक्रीज होगी, मतलब EMF इंक्रीज होगा लेकिन वो नेगेटिव है। बाद में उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां EMF प्रोड्यूस होगा मतलब 0। सो B से B तक आएगा, सॉरी 2B से B तक आएंगे तो भी 0, लेकिन उसके बाद आएंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो EMF की वैल्यू मिल गई। ओके, थर्ड फोर्स, थर्ड किसका था फोर्स के लिए, फोर्स। ओके, फोर्स की जब कैलकुलेशन की थी वो भी पहले नेगेटिव था, फोर्स भी पहले क्या था नेगेटिव। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो 0, ये भी 0, और बाद में फोर्स वो भी पॉजिटिव होगा। और थर्ड पावर के लिए ओके, पावर पॉजिटिव था क्योंकि वहां नेगेटिव आया नहीं था, यहाँ 0 यहाँ 0 और ये भी। क्योंकि पावर की फॉर्मूला याद होगी तो पावर क्या लिखा था हमने B² L²V²/R। यहाँ कहीं कुछ नेगेटिव है ही नहीं कि आपको रिटर्न आता है उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है, दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, पहले बल्क सॉरी फ्लक्स BLB करके, देन EMF, देन फोर्स और पावर, सभी फिजिकल क्वांटिटी की हमको ग्राफ प्लॉट करनी थी। क्लियर? अब सपोज मान लो कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना तो किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सपेंड करो और इसकी ग्राफ बना तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। इसका मतलब कौन सा था 6.8, 6.8। Now next question is 6.9। ग्राफ मैंने जो बनाया इस तरह से प्रॉपर्ली बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दर्पण में उन लोगों ने नंबर ऑफ ग्राफ बनाए। पार्ट 1 मतलब x = 0 to x = b, एंड पार्ट 2 ओके वो x = b to x = मतलब पहले जाने के लिए और बाद में वापस आने के लिए बताया, लेकिन आप एक ही ग्राफ में दोनों पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? दोनों डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 6.9, टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, टू कोसेंट्रिक circular coil, one of a small radius R1 and the other large radius R2, such are R1 less than R2 are placed coaxially with center coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. देखो जो सॉलिड के लिए होता है ये इसकी एक्सिस होगी, इसकी रेडियस R1 और पूरी रेडियस बाहर के लिए क्या होगी R2। से लिख के दिया R1 is less than R2। ओके चलो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लिखनी है तो पाई R1² और पूरे के लिए तो पाई R2²। ओके अब दो कंडीशन है कि सपोज R1 से हमने करंट पास किया, R1 से जो करंट पास तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो फ्लक्स R2 मतलब फर्स्ट इसको नंबर 1 कर दो, इसको नंबर 2। फर्स्ट कॉइल से करंट पास किया तो फ्लक्स सेकंड की चेंज होगी। ओके फ्लक्स की चेंज होगी सेकंड के लिए चेंज होगी। चलो इसी तरह से लिखते हैं
suppose I1 current passing through first solenoid. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट B1 इज इक्वल टू म्यू 0. फॉर्मूला क्या होगी सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के लिए? सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगी? NBA cos थीटा. क्या हुआ? म्यू 0 NI. म्यू 0 NI फर्स्ट के लिए, so N1 I1 ऐसा होगा. ओके, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू 0 N1 I1 अपन L. देखो दोनों के लेंथ इक्वल दिए और सपोज उस लेंथ L करके बताएंगे, दोनों की लेंथ इक्वल L करके है. ओके, सो म्यू 0 N1 I1 by L. नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड के लिए फ्लक्स क्या होगा? सो B1 A2 cos 0. ये पॉसिबल है cos 0, क्योंकि सॉलिड की जो मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सिस पे होगी और ये क्रॉस सेक्शन जो है उसकी एरिया वेक्टर भी एक्सिस पे ही होगी. सो थीटा इक्वल टू 0. सो B1 A2 क्या लिखेंगे बताओ? चलो कौन कौन सी चीज ऐड करते जाएंगे. सबसे पहले तो क्या होगा कि इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पहले लिखेंगे N2. B1 is equal to म्यू 0 N1 I1 L और पाई R2 स्क्वायर. क्या लिखेंगे? पाई R2 स्क्वायर. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो सेकंड की फ्लक्स मिल गई. अब दर्पण के अंदर ऐसा क्यों लिखा पता नहीं चल रहा है. दर्पण में चेक करो, दर्पण में उसने लिखा A is equal to pi R1 square. सही है. When the I1 amount of current is passing through the N1 turns of small coil, the magnetic flux linked with the second. Magnetic flux linked with second. उसने लिखा N2. चलो N2 तो बराबर है, N2 लिखना चाहिए. N2 बाद में B1, बाद में A स्मॉल a कर दिया. अब स्मॉल a जो है, स्मॉल a जो लिख के दिया, स्मॉल a तो किसके लिए है? पाई R1 स्क्वायर के लिए उसने लिख के दिया. डायग्राम में चेक करो, ये स्मॉल a ऐसा लिख के दिया है. पता चल रहा है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने में बहुत बड़ी गलती हुई इनकी. ये पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने में सबसे बड़ी गलती, क्योंकि सिंपल चीज है. चलो मैं यहाँ पाई R2 स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? पाई R2 स्क्वायर. उन्होंने यहाँ भी a लिखा है, इसकी क्रॉस सेक्शन भी है, इसकी क्रॉस सेक्शन भी है. कैसे पॉसिबल है? दोनों के लिए उन्होंने a लिख के दिया और बताया कि क्रॉस सेक्शन जो है वो सब a इज अ पाई R1 स्क्वायर. लेकिन a इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, तो बड़े के लिए भी पाई R1 स्क्वायर. वो कैसे पॉसिबल है? क्लियर? क्योंकि सिंपल चीज है कि जब हमने कैलकुलेट, ये थियरी ऐसे भी हमने थियरी तौर पे पढ़ ली है, ये तो न्यूमेरिकल में फिर से बता, इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं. बाद में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा था, M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M. बराबर? इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो राइट है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन इन लोगों ने यहाँ a लिख के दिया. चेक करो, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ क्या लिख के दिया? स्मॉल a. तो इसका मतलब ऐसा है दोनों की क्रॉस सेक्शन इक्वल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है. कैसे पॉसिबल है? चलो पहले हाँ, उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं, वही लिख के दिया है. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द स्मॉल कॉइल, सो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल इज कंसीडर्ड. ऐसा लिख के दिया है. ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होती है और इसलिए उसकी क्रॉस सेक्शन से कंसीडर की गई है. लेकिन phi2 लिखते वक्त A2 मतलब क्या है? किसकी? जो बड़ा सा मतलब सॉलिड है उसकी क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए. ये टर्म्स गलत लिखे, लेकिन वो स्टेटमेंट लिख के आप काम करना पड़ेगा. वही स्टेटमेंट लिख के क्या लिखा है? हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द स्मॉल कॉइल, सो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ स्मॉल कॉइल इज कंसीडर्ड. क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल कॉइल कंसीडर्ड. चलो कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे? M1 सॉरी म्यू 0 N1 N2 A
I1 upon L। अब तो सिंपल चीज है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड या फर्स्ट क्या लिखेंगे, हमको किसके साथ फ्लक्स मिली, सेकेंड के साथ, करंट कहां से पास किया, फर्स्ट के साथ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू phi 2 upon I1। इससे भी पता चल सकता है 2 पर 1 नीचे, तो 2 1 म्यू 0 N1 N2 A I1 L into I1, so I1 I1 कैंसल, तो लिखा म्यू 0 N1 N2 A upon L इज इक्वेशन नंबर 1। चलो यहां तक तो कंप्लीट, आगे बढ़ो। अब उन लोग सिमिलरली I2 करंट इज पास थ्रू द N2। अब I2 पास होगा इससे, जब इससे I2 करंट पास होगा, सो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 N2 I2 म्यू 0 N2 by L, लेंथ तो उतनी है, और I2 ये गलत नहीं है। नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद फर्स्ट कॉइल क्या लिख सकते हैं, N1 B2 अब बराबर है कि A1 cos 0। अब देखो N1 इसके लिए म्यू 0 N2 I2 L, यहां फिर से स्मॉल है, ये कैलकुलेशन गलत नहीं है क्योंकि ये स्मॉल सिलेंडर था इसलिए स्मॉल है, लेकिन जब यहां से करंट पास करेंगे तो फ्लक्स बड़े सिलेंडर के साथ होना चाहिए, वो उनको एग्जाम मतलब एजम्पशन गलत है। अब चेक करो इसमें क्या मिलेगा, म्यू 0 N1 N2 A I2 by L। Now mutual inductance of first with respect to second, so phi 1 by I2, and therefore mu 0 N1 N2 A I2 divided by L into I2, so I2 cancel, so mu 0 N1 N2 A upon L, and therefore from equation 1 and 2 M12 is equal to M21 equal to M, उन लोगों ने इस तरह से हमको प्रूव करके दिया। ओके, और लिखा वेर A is equal to pi R1 square क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल। मतलब एक डाउट है कि यहाँ स्मॉल a क्यों लिखा, यहाँ तो पाई R मतलब पूरा आना चाहिए। क्लियर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसी तरह से लिख के आपको ये कंप्लीट करना है। सपोज हमने एग्जाम में पूछा तो बराबर, आप कोई डाउट इसमें? नो सर। बराबर, ये गलती है कि करंट यहाँ से पास होता है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड हो तो phi 2 इज इक्वल टू उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट की सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन सेकंड का ही होना चाहिए, लेकिन वहां भी उन लोगों ने ए लिख के पूरा कैलकुलेशन किया, बस ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही दोनों इक्वेशन इक्वल होते हैं वरना इक्वल नहीं होते, और हमने थियरी में पढ़ा था तब इक्वल नहीं हुआ था, बराबर, पाई बाकी रहता था, बता कि दोनों की रेडियस सपोज इक्वल है, तब हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ऐसा करके कंप्लीट किया था। अभी तो नंबर ऑफ ऐसी मतलब न्यूमेरिकल है जो थियरी बेस्ड है, ये भी थियरी थी, थियरी में ही पढ़ा था, आगे जो बताया वो भी एक थियरी है। 6.10 obtain the expression for the magnetic energy stored in solenoid in terms of magnetic field B। ओके, हमने ऐसी इक्वेशन कंप्लीट की थी, किसके लिए था, stored energy in इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर इसमें होती है, इंडक्टर में होती है, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी फॉर्मूला क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, चलो कोई बात नहीं, U is equal to energy of magnetic field is equal to 1/2 Li square, 1/2 Li square लिख सकते हैं ऐसा। बट फॉर सोलेनॉइड magnetic field is equal to mu 0 n I. What is the value of I? V upon mu 0 n, and therefore energy of magnetic field is 1/2 L V square mu 0 square n square।
अब जिस दिन हमने सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट किया था, सेल्फ इंडक्टेंस, तब हमने सोलेनोइड के लिए भी सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट किया था। ओके, सोलेनोइड के लिए पता है ऐसा कुछ सेल्फ इंडक्टेंस हमने लिखा था। फॉर सोलेनोइड सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला L is equal to सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनोइड, कोई फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी, इससे मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं देंगे ना। म्यू 0 n स्क्वायर ए एल, ऐसी फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी। 1/2 म्यू 0 n स्क्वायर ए एल v स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर n स्क्वायर, n square cancel, mu 0 cancel, so now b square into al upon 2 mu 0, the energy stored in solenoid, energy stored in solenoid. ओके, और एक क्वेश्चन भी है, क्या लिखा आगे, how does the magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in capacitor? लेकिन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर के साथ इसकी एनर्जी कंपेयर करनी है तो आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी सेकंड चैप्टर में हमने कंप्लीट की थी फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती है। ओके, कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्मूला हमने 1/2 CV स्क्वायर, बाद में P स्क्वायर अपॉन 2C, 1/2 QV, वो सभी फॉर्मूला लिखी थी और उससे एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला निकली थी। पता है एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेकंड चैप्टर में लिखा था। एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनोइड, एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनोइड लिखा था रो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये कैपेसिटी के लिए होता है। सिमिलर फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में कंपेयर करें, फाइंड करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी रो फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो नाउ रो बी इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, b स्क्वायर इनटू al अपॉन 2 म्यू 0 इनटू वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वो भी वॉल्यूम ही होता है, इसको कैंसिल करो। सो रो b इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। तो देखो सिमिलर है, जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट लिखा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो डिनोमिनेटर में आता है, और ये वाला जो है ऑलवेज न्यूमरेटर में आता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, दोनों रेसिप्रोकल है, मतलब 1/2 दोनों में कॉमन, देखो यहाँ 1/2 यहाँ 1/2। ओके, म्यू 0 ऑलवेज न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में गया, ये डिनोमिनेटर था, वो कहाँ गया न्यूमरेटर में, मतलब दोनों के लिए कॉमन लिखा क्या, एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फील्ड। फील्ड जो है उसके स्क्वायर करने से आंसर आपको मिल जाएगा। और ये इसलिए कंपेयर करके उन लोगों ने बताया, इधर इधर इसलिए कंपेयर करके बताया कि जिस तरह से b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0 मिला, b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ओके, और ये दोनों फॉर्मूला यूज करने के बाद चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी दी गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे जो डिपेंडेंट है वो, उसके लिए उन लोगों ने इस तरह की फॉर्मूला निकाली है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। पहले क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 1/2 Li स्क्वायर, बट फॉर सोलेनोइड B इक्वल टू म्यू 0 Ni, I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू 0 N। ओके, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ कर दी, b स्क्वायर अपॉन म्यू 0 स्क्वायर N स्क्वायर। ओके, बट फॉर सोलेनोइड L इज इक्वल टू म्यू 0 N स्क्वायर Al, ये थ्योरी में हमने पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ सोलेनोइड म्यू 0 n स्क्वायर al। ओके, वो वैल्यू भी मैंने रख दी। सभी कुछ जो कैंसिल होता कैंसिल कर दो। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड d स्क्वायर al अपॉन 2 म्यू 0, बट एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब u अपॉन वॉल्यूम होगा, सो b स्क्वायर al अपॉन 2 म्यू 0 और वॉल्यूम इक्वल टू a into l, so al कैंसिल, so energy density equal to b square upon 2 mu 0. Similar equation for electric field is a rho is equal to 1 by 2 epsilon 0 square. Okay, and therefore both energy density is directly proportional to square of field, b square या square. Clear? Okay, एक चीज बाकी रही, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन तो मैंने दी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यूनिट क्या होगा, जूल अपन मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, आराम में आगे सब। डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल है यार, इतना इसकी क्या पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर नहीं पढ़ा था ऐसा, एग्जाम नहीं ली थी इसलिए नहीं पढ़ा था। जूल अपन मीटर क्यूब, डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी जल्दी फाइंड कर लो। m1 l minus 1 t minus 2। m1 l minus 1 t minus 2। ओके, ये तो प्रेशर के लिए हुआ, ये तो प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला है। या इलास्टिक कांस्टेंट पार्ट 2 में था चैप्टर, इलास्टिक कांस्टेंट कौन से, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस। ओके, सबके लिए यही यूनिट है। ओके, तो लिख सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, सो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पास्कल। जूल अपॉन मीटर क्यूब की जगह ये भी लिख सकते हैं, जूल मतलब न्यूटन इनटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l minus 1 t minus 2। क्लियर? तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके लिए ये यूनिट है, जूल अपॉन मीटर क्यूब, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। ओके, Kamla pedal is stationary bicycle. This pedal of bicycle are attached to 100 tons of coil. 100 tons of coil of area 0.1 meter square. The coil rotates at half revolution per second. Half revolution per second. And it is placed in a uniform magnetic field 0.01 Tesla. Perpendicular with the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in a coil? Okay, half rotation per coil मतलब frequency 0.5 second inverse, ऐसा लिख सकते हैं। हाफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ रोटेशन मतलब 0.5। ओके, अब देखो ये एसी जनरेटर की बात है, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन अ कॉइल। ओके, सो फॉर एसी सॉरी फ्रॉम एसी जनरेटर E is equal to NAB omega sin omega t, but for Emax
एन ए बी ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, सभी चीज है, ओमेगा नहीं होगा ना, के एन ए बी इंटू 2 पाई एफ, ओमेगा भी हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया 0.1, 0.01, 2 into 2 into 3.14 into 0.5, चलो 0.5 2 तो कैंसिल, बराबर 0.5 और 2 कैंसिल, इसका मतलब 3.14 ये भी कैंसिल, 100 वाली 0.314 0.314 वोल्ट इतना होगा, 0.314 वोल्ट इतना होगा। एक्सरसाइज में मैंने ख्याल से हमने सिंगल न्यूमेरिकली किया ना अभी तक, 6.5 ओके हाँ 6.5, चलो आज हो सके तो कैलकुलेशन वाले पहले कंप्लीट करते हैं तो इजीली वो कंप्लीट हो जाए। चलो पहले 1 मिनट, सिक्स पॉइंट 4 लेंगे तो 6.4 कंप्लीट करेंगे तो आपको 6.6 भी कंप्लीट करना पड़ेगा, दोनों इक्वल जैसे है मेरे ख्याल से। ओके पहले 6.3 देखो, डायग्राम वाले बाद में कंप्लीट किया, पहले 6.3 से स्टार्ट करो। कौन सा नंबर 6.3 क्या लिखा, long solenoid with 15 tons per centimeter, a small loop of area 2 centimeters square, placed inside the solenoid normal to the axis, if the current carrying by the solenoid change steadily from 2 ampere to 4 in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop where the current is changing? इसका मतलब इतना ऐसा हुआ कि एक सोलेनॉइड के बीच में लूप रखी गई है, इनसाइड इस टाइप की लूप है, तो सिंपल लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया ए और बी एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो पहले सबसे पहले फ्लक्स एसोसिएटेड, क्योंकि देखो करंट सोलेनॉइड से पास हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स के साथ एसिड होगा कॉइल के साथ, तो कॉइल के साथ एसिड फ्लक्स phi is equal to AB cos थीटा, लेकिन थीटा 0 A, इसके लिए म्यू 0 ni, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू 0 क्या लिखेंगे ni, तो इसका मतलब phi is equal to mu 0, okay now EMF is equal to minus d phi upon dt, so minus d upon dt of mu 0 a, okay देखो इसमें mu 0 a और n वो तो रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये क्या होगा क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ di upon dt, सबकी वैल्यूशन ऐड करते हैं, माइनस क्या लिखेंगे 4.2 10⁻⁷, एरिया 2 इंटू, हमने लिस्ट नहीं बनाई,
चलो कोई बात नहीं. नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल टू 50. एरिया A इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये नंबर ऑफ टर्न्स जो लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो पर सेंटीमीटर है. तो मीटर इनवर्स लिखना है तो डिवाइड बाय इनटू 100. 15 सेंटीमीटर 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर कितने होंगे? 1500 होंगे. 1500 होंगे. ओके. नाउ I2 4 एम्पियर डिक्रीज होके I1 2 एम्पियर. टाइमिंग dt इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. सभी वैल्यूएशन ऐड कर सकते हैं. सभी वैल्यूएशन ऐड कर सकते हैं. पाई 4 इंटू 3.14 2 इंटू 10⁻⁻⁴ n. n मतलब देखो n आपको लिखना था, यहाँ लिखता हूँ μ0 a n अपन l di अपन dt. और वही मैंने कैलकुलेट करके लिखा है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ओके. तो 1500 ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट. और इसमें 4 - 2 अपन 0.1 सेकेंड. सिंप्लीफाई करो, जो आएगा आंसर. जल्दी थर्ड ब्रेन यूज करो, कंप्लीट करो इसको. सेवन फाइव 3600 3600 3600 into 10⁻² -11. -11. ओके. तो यहाँ से आगे तो 1 2 3 4 एंड 5. 7.536 10⁻². क्या लिखेंगे? -6 वोल्ट. इसका मतलब 7.536 माइक्रोवोल्ट. बराबर. ओके. चलो आज हम सबसे पहले चेक करो कितना इलास्ट्रेशन कंप्लीट किया हमने. 6.8 to 6.11. और एक्सरसाइज में सिंगल न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया 6.3. टोटल 5 होंगे. 6 8 8 9 10 और 11 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट में सबसे पहले सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं है इसमें. बराबर. ये कंप्लीट हो जाएंगे. चेक करेंगे इसमें कोई एक्स्ट्रा है जो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो हम कंप्लीट और आंसर माइनस में नहीं आएगा इसमें. हाँ आंसर माइनस में आएगा, लेकिन ईएमएफ लिखते हो यहाँ से माइनस बाकी रह गया है. ईएमएफ लास्ट में जब भी लिखते हैं तो मोड ऑफ करके लिख देना. मेरे ख्याल से उसने जब लिखा होगा तो मेरे ख्याल से आंसर माइनस में लिखा है. चेक करो तो मोड ऑफ करके लास्ट में प्लस लिखा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन आता है बस. वरना आंसर आपको जो मिलेगा मोड ऑफ करके पॉजिटिव होगा. क्लियर. तो 1 या 2 लेक्चर का काम एक कंप्लीट हो जाएगा. देन 7 स्टार्ट करेंगे. चलो आज इतना ही रखेंगे. गुड डे सर. गुड डे. बाय सर. बाय बाय.